नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह गैरसैंण में काल भ्रमण के दौरान सफाई कर्मियों, पुलिस के जवानों और विधानसभा सत्र में योगदान दे रहे अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी का कुशल क्षेम पूछा और उनके साथ आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने रसोई गृह का निरीक्षण किया और वहां तैयार हो रहे भोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कार्यरत कर्मचारियों से उनकी कार्य प्रणाली और आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ली। भ्रमण के बाद उन्होंने जिम में समय बिताकर वहां की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी राज्य बजट को लेकर उत्साह व्यक्त किया और इसे शानदार बताया, जो समाज के हर व्यक्ति की उम्मीदों को पूरा करेगा। उन्होंने बताया कि इस बजट को तैयार करने में विभिन्न हितधारकों और समूहों से सुझाव लिए गए हैं। सीएम ने विश्वास जताया कि ये बजट समावेशी और विकासोन्मुखी होगा, जिसमें हर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान होंगे। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर सीएम ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और सदन का हर एक मिनट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जनता का पैसा और सरकारी संसाधन लगते हैं। उन्होंने विपक्ष को चर्चा के लिए आमंत्रित किया और कहा कि जितनी अधिक चर्चा होगी उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। 3 बजे बजट पेश होने के बाद इसकी पूरी तस्वीर सामने आएगी। अच्छा और कितना बेहतर ये बजट इस बार रहने वाला है और कितना शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूह, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा, अच्छा होगा। अवधि को लेकर के क्यों कर रहा है? पहले दिन अवधि की कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा पिछला सेशन भी यहाँ हुआ था। उस सेशन में विपक्ष को हम लोगों ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और हमारा तो ये है कि भाई आप चर्चा करिए, जितना यहाँ बिजनेस होगा, क्योंकि सरकार के संसाधन लगते हैं, जनता का पैसा लगता है, तो एक टिहरी लेक फेस्टिवल 2026 के तहत टिहरी स्थित कोटी कॉलोनी क्षेत्र में एक भव्य और दिव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा अवतरण के नाट्य मंचन और भव्य गंगा आरती से हुई, जिसमें मां गंगा के धरती पर अवतरण की कथा को भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मेरी प्यारी टिहरी जल में बसी याद थीम पर आधारित नाटक का मंथन किया गया, जिसमें पुराने टिहरी की मार्मिक कहानी को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में बॉलीवुड गायक अमित त्रिवेदी और उनकी टीम ने शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे ये फेस्टिवल और भी यादगार बन गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की 2 बेटियों ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। टिहरी गढ़वाल की मीनल नेगी ने 66वीं रैंक और केछा की संभावित तिवारी ने 46वीं रैंक प्राप्त की है, जिससे पूरे राज्य का मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों प्रतिभाओं से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ मीनल, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत आपको है, बड़ा अच्छा आपकी अचीवमेंट रही है। भगवान की कृपा, आपके माता पिता को, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, है ना। बहुत अच्छा और आगे भी इसी तरह से करते रहिए, है ना। ये आपकी एक शुरुआत है अभी, और क्या है, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जी सर। खूब नाम रोशन करना है। और अभी हम लोगों को, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा आपकी सफलता पर, है ना।
थैंक यू सर, थैंक यू बहुत थैंक यू सर, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ शाम्भवी, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है और हम सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया, हम लोग सब लोगों को अच्छा लगा। आगे बढ़िए, खूब भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आपके माता पिताजी का सबका जो है बड़ा योगदान इसमें है और उनको भी मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो जरूर कभी मैं उधर आऊँगा तो कभी भेंट होगी आप लोगों से। इधर आना होगा तो जरूर बताना, है ना। तो मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहूंगी सर। नहीं, चलो ठीक है, बहुत मेरी शुभकामनाएं। तो जल्दी फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है ना, कभी। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि कांग्रेस सदन में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा व्यवस्था और किसानों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के बड़े दावे जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो रहे हैं। यशपाल ने बताया कि कांग्रेस विधायक एकजुट होकर जनता की आवाज सदन में उठाएंगे। देखिए, हमारा रुख साफ है। हम सवाल के जवाब चाहते हैं। हम नियमों के अंतर्गत सरकार को से सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे नियमों के अंतर्गत। और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। अफसरशाही बेलगाम है और अपराधी में डर नहीं है। रोजगार के साधन या स्वरोजगार की दिशा में सरकार कोई पहल नहीं कर पाई है। जो बुनियादी ढांचा है वो पूरी तरह खोखला हो चुका है। पलायन रोकने की दिशा में पलायन आयोग का गठन किया। पलायन को रोकने की दिशा में सरकार ने क्या पहल की है? लगातार पलायन क्यों हो रहा है? और आपदा से जो प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आज भी बुनियादी ढांचा जो ध्वस्त हो चुका था उसके उनके उस दिशा में सरकार ने क्या काम किया है यह जग जाहिर है। आज भी पुनर्वास नहीं हो पाया है, विस्थापन नहीं हो पाया है। मैंने कहा ना कि स्कूल में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, अध्यापक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अस्पताल रेफरल सेंटर बन चुके हैं, विशेषज्ञ जिलों में विशेषज्ञ। देहरादून के ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण हो गया है और इसके साथ ही श्री झंडे जी मेला भी शुरू हो गया है। इस अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु ने श्री झंडे जी के स्पर्श और दर्शन किए। श्री महंत देवेंद्र दास ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और श्री गुरु राम राय महाराज तथा श्री महंत देवेंद्र दास के जयकारे द्रोणनगरी में गूंजने लगे। आपको बता दें कि सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी के बड़े पुत्र श्री गुरु राम राय का जन्म 1646 में हुआ था। उनके जन्म दिवस पर हर साल श्री झंडा मेला आयोजित किया जाता है। सीमांत क्षेत्र खटीमा के होनहार युवा देवेश आर्य ने प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में जो है 656वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। देवेश ने ये भी सफलता अपने दूसरे प्रयास में प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। देवेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खटीमा के सरफल पब्लिक स्कूल से प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई की है। देवेश ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, बहनों और शिक्षकों को दिया है। उनका मानना है कि लक्ष्य पे फोकस और अनुशासन के साथ की गई तैयारी से सफलता मिलती है। काफ़ी खुशी है, सब लोग एक्साइटेड हैं, फैमिली वाले भी एक्साइटेड हैं, दूर दूर से कॉल भी आ रहे हैं। मैं भी काफ़ी खुश हूँ। बिलीव नहीं हो रहा है कि फाइनली क्लियर हो गया है, पर हाँ क्लियर हो गया है।
मेहनत काफ़ी करनी पड़ी, 2-3 साल लगे, तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ा, अपना गोल्स फॉलो, टास्क फॉलो करने पड़े। पहले तो अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को देना चाहूँगा। इन्हीं से मैंने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम होता है, तो इनसे मोटिवेशन मिला, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, तो इन सबको मैं थैंक करना चाहूँगा। आपका कोई भी गोल हो उसको फॉलो कीजिए, जितना भी बड़ा गोल हो उसको छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए, फॉलो। उत्तराखंड सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में राज्य में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इनमें नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय, देहरादून में तुलाश विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय शामिल है। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के विकास और एजुकेशन हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं कांग्रेस ने नकल माफियों पर सख्ती की मांग की है और ये कदम राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में मदद करेगा। देखिए, बहुत ही अच्छी पहल है। जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार कार्य कर रही है, वो काफी काबिले तारीफ है। और उसी क्रम में शुक्रवार को जो कैबिनेट बैठक हुई है, उन्होंने एक सराहनीय फैसला लिया है कि 3 नए निजी विश्वविद्यालय जो हैं उनको पूरी तरीके से स्थापित किया जाएगा और सरकार अपने अधीन ले रही है। तो उससे हमारे आने वाले भविष्य, जो छात्रों का भविष्य है, उसमें एक सुखद परिणाम देखने को मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं देखने को मिलेगी। एजुकेशन हब बनाने की जो सरकार बात कर रही है, ये अच्छी बात है, एजुकेशन हब बने, लेकिन सरकार नकल माफियाओं को रोकने में नाकाम साबित हुई है। किस प्रकार से यूपी SSSC में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं और यहाँ पे जो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हीं के स्कूलों में इस प्रकार के काम कर रहे हैं। सख्त नकल विरोधी कानून की ये बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पेपर लीक सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर हो जाता है। अगर आप एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने नेताओं को, आपको जो इसमें धंधे में संलिप्त है, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। एजुकेशन हब तो अच्छा है बने, पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर आए, उत्तराखंड के जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो। नारायण दत्त तिवारी जी सूबे के जो मुख्यमंत्री बने थे, मैं समझता हूँ औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज्यादा उत्तराखंड के अंदर डेवलप हुआ। 2000 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उस टाइम उत्तराखंड के अंदर आई। टाटा, बजाज, किर्बी, हिंदुस्तान, ऐसी कंपनियां उत्तराखंड के अंदर आई। उन्होंने राग लापने का काम नहीं किया, उन्होंने काम किया धरातल पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एजुकेशन, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, इनके समय पे सबसे ज्यादा निचले स्तर पर गया। नकल माफिया इनके समय पे हावी हुए हैं। यहाँ पे पेपर इनके समय पे लीक हुआ है। इनके जो माफिया, उनको संरक्षण सरकार का प्राप्त है। अगर एजुकेशन हब बनाना। ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित निर्मल आश्रम अस्पताल में आज एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय मरीजों ने अपनी जांच कराई। ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर शिवम मालवीय ने अपनी सेवाएं देते हुए 3 दर्जन से अधिक मरीजों का परीक्षण किया और उन्हें उचित परामर्श दिया। अस्पताल के प्रबंधक विक्रमजीत सिंह ने बताया कि महंत बाबा राम सिंह महाराज के निर्देशन में संस्थान लगातार जनसेवा के कार्य कर रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना है। मरीजों को उपचार के साथ साथ बचाव की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में वनगृह सीजन शुरू हुए करीब 2 सप्ताह हो चुके हैं। मुख्य वन संरक्षण सुशांत कुमार पटनायक ने बताया कि अब तक जंगलों में आग की केवल छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर समय रहते काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि जंगलों में चीड़ की सूखी पत्तियों का इकट्ठा करने का अभियान चलाया जा रहा है, जो पहले आग का बड़ा कारण बनती थी। अब इन पत्तियों को लोग इकट्ठा कर बेच रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ रही है और जंगलों को आग से बचाने में मदद मिल रही है। वन विभाग ने मॉक ड्रिल भी कराई है और लोगों को जागरूक भी किया गया है। और विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है ताकि इस बार नुकसान कम से कम हो। है ठीक है, चलो
देखिए, जो हमारी वनाग्नि काल है 15 फरवरी से भले ही शुरू हो रहा हो, परंतु स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है और किसी प्रकार की भयावह स्थिति नहीं है वर्तमान। जैसा कि मैं पूर्व से भी कह रहा हूं कि वन विभाग स्तर पर, फील्ड स्तर पर, वन प्रभाग स्तर पर और प्रत्येक जिले में पूर्ण तैयारी है। हमारी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपनी तैयारी को पिछले माह भी जांच परख लिए हैं। हमारी क्रू स्टेशंस, मास्टर कंट्रोल रूम और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पूर्ण रूप से एक्टिव है। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एफएसआई के फायर अलर्ट के बेसिस पे जहां जहां वनाग्नि की छुटपुट घटनाएं हो रही है उसको अटेंड करने के लिए हमारे फायर वॉचर्स और फॉरेस्ट फायर क्रू सक्षम है, वो फील्ड में पहुंच रहे हैं और वनाग्नि दहन के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जन सहभागिता के माध्यम से, स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से चीड़ पिरूल एकत्रीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है ताकि चीड़ वनों में जो अत्यंत संवेदनशील होते हैं वहां पर वनाग्नि की घटनाएं कम से कम घटित हो। सर, चीड़ का क्या? उधम सिंह नगर के दिनेशपुर क्षेत्र के जयनगर स्थित कृष्णा होम फेज 2 में एक घर में 5 किलो का गैस सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में घर में मौजूद 7 साल का बच्चा बाल बच गया। हालांकि आग की लपटों से उसके बाल झुलस गए। बताया जा रहा है कि घर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया गया और उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। सिलेंडर, ये छोटा सिलेंडर था, फट गया। हम लोग ऐसे ही गरीब आप 2 पैसे भी नहीं थे मेरे पास। 2 लीटर मैंने गैस भरा के लाई तो 2 लाख पता नहीं कैसे मैं ऊपर मसाला पीसने चली गई तो उसका कैसे आग आया और नीचे आते आते तो ऐसा हम लोग बाहर निकलते ऐसा आवाज आया। मेरा नाती जलने से बच गया। मेरा नाती को कैसे हो गया, बाल जल गया, गर्दन में चोट आ गई, हल्का फुल्का थोड़ा चोट। मेरे 4-5 शीशे टूट गए। सब बहुत नुकसान हुआ है, मगर छोटा हुआ है कहते, मगर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और न लकड़ी भी नहीं है। अब गैस भी फट गई। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम विष्णु देवी है। था कंपनी से जॉब करके आया था, नाइट ड्यूटी से जॉब करके आया था, अंदर सो रहा था तो अचानक से आग लगी तो आँख खुली मेरी, अब पूरा धुआं हो गया। तो मम्मी को आवाज़ दिया, मैंने बुलाया नीचे, मम्मी जल्दी आओ आग लग गई है। तो आग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत तेज आग थी। मैंने मम्मी से बाहर भागो आप लोग बाहर भागो। फिर मैं अंदर गेट पर दरवाजा बंद करके मैं अंदर ही हो गया। मम्मी लोग को बाहर भगाते तब तक भांजे के पूरे लग गई, आग लग गई। भांजे थोड़ा चोट लग गई है सर पे और झांकड़ पे। बाल बच्चे। नाम दीपक। बढ़ते अगली खबर की ओर। नैनीताल में सरकारी कार्यों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन पर जिलाधिकारी ललित मोहन राय ने कड़ी कार्रवाई की। राजस्व विभाग के 2 रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट को जांच के बाद उनके पद से डिमोशन कर दिया गया। इन पर आरोप था कि उन्होंने अपने वैधानिक कार्यों को अनधिकृत निजी व्यक्तियों से कराया है। विभागीय जांच ये आरोप सही पाया गए, जिसके बाद प्रशासन ने इन्हें निम्न पद और कम वेतनमान पर तैनात करने का दंडादेश जारी किया है। डीएम की इस सख्त कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। रजिस्ट्रार कानूनगो का पद काफ़ी सेंसिटिव होता है और जो राजस्व प्रकृति के मामले होते हैं, वाद होते हैं या उनकी एंट्रीज होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की, वो ऑथराइज्ड आदमी ही कर सकता है। तो उसके लिए जो हमारी भूलेख नियमावली है उसमें रजिस्ट्रार कानूनगो उसके लिए अधिकृत है। और अगर ये पावर्स किसी प्राइवेट आदमी को दिया जाए तो उससे जो हमारे सरकारी दस्तावेज हैं उनकी शुद्धता और विश्वसनीयता खतरे में आती है। ये बात इन लोगों ने इंक्वायरी के दौरान दोनों अधिकारियों ने इस बात को कन्फेस भी किया है। तो इस मामले को ग्रॉस मिसकंडक्ट मानते हुए दोनों अधिकारियों को डिमोशन इन रैंक किया गया है। और आगे भी ये स्पष्ट संदेश है कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन से ऐसे मामलों में काम लिया जाता है तो
लालकुआ के तेराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ एक सख्त अभियान चलाया है। वन जिलाधिकारी रूप नारायण गौतम ने नेतृत्व में विभाग की टीम लगातार गश्त और ट्रैकिंग कर रही है। पिछले 6 महीनों से 40 से 50 वाहनों को सीज किया गया है, जिनमें ट्रक, पिकअप और अन्य मालवाहक वाहन शामिल है। इसके साथ ही वन तस्करों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके अलावा हरियाणा में एक कथ्य फैक्ट्री से लगभग 600 नग खैर की अवैध लकड़ी बरामद की गई है। वन विभाग ने जंगलों की सुरक्षा और अवैध काटान रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। ये तो हमारा रोज का कार्यक्रम है। अगर कहीं अवैध काटन होता है तो हम उस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई करते हैं और अपना जो स्थानीय समीपी वन क्षेत्र अधिकारी उनसे मदद लेते हैं और प्रभाग स्तर पर भी हमें हर समय सहयोग मिलता है। अभी हमारे द्वारा एक प्रभागी वन अधिकारी के निर्देश के अनुपालन में हमारे द्वारा हरियाणा राज्य में जाकर एक खैर की जो फैक्ट्री थी जहाँ से कत्था बनाया गया था, वहां पर हम लोग गए, वहां से 1 ट्रक लाए और 600 कुंटल अलग से खैर लाए। तो वहां पे कार्रवाई चल रही है और हम उसको, ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि हम बाहर गए और बाहर से इस तरह की जो यहाँ से उत्तराखंड से लकड़ी जिसको बरामद करके ले आए। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमने उसको पार किया। वो हमारे सभी के सहयोग से और हमारे जो प्रभागी अधिकारी महोदय उनके उचित दिशा निर्देशों पर हम इसमें सफल हो पाए। देखिए, वाहनों की अगर कतार बताएं तो बहुत लंबी कतार है। इस वर्ष 25 और 26 में हमारे द्वारा लगभग 40 से 50 4 व्हीलर सीज किए गए खैर में ही, और करीब 1 दर्जन से अधिक जो वन तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आप देख ही रहे हैं, लगातार जंगलों के अंदर वन कर्मियों से मुठभेड़ होती रहती है। तो ये एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है। वो प्रयास करते हैं, हम लोग रोकने का भरपूर प्रयास करते हैं और ये लगातार जारी रहेगा। और हमारा ये संदेश है उन अपराधियों को, अगर आप डाल तो हम पात हम छोड़ेंगे किसी की नहीं। खटीमा के एक निजी होटल में आज श्री बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स का 214वां संस्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मातृशक्ति द्वारा दीप प्रज्वलन और शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर किया गया। इस गौरवशाली अवसर पर खटीमा, बनबसा और टनकपुर क्षेत्र के पूर्व सैनिक एकजुट हुए। कैप्टन हिम्मत नाथ और कैप्टन होशियार सिंह ने बटालियन के अदम्य साहस और बलिदान के इतिहास को याद किया। अंत में सभी ने वीर शहीदों को शहादत को नमन करते हुए देश सेवा का संकल्प दोहराया है। खास चीजें सारे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कवर कर दिए हैं, लेकिन अब मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन करना चाहूंगा। इस बटालियन ने 8 मार्च 1813 रेजिंग से लेकर आज तक अलग अलग पड़ावों को पार किया है। अलग अलग इसके नाम रहे। कुछ दिन हैदराबाद के निजाम की यूनिट रही, देन अंग्रेजों के सर हिनरी रसल्स के अंडर रही, देन कुमाऊं, देन पैरासूट रेजिमेंट, देन पैरासूट स्पेशल फोर्स। और इस रेजिमेंट की एक खासियत है, जो उंगली में गिनी जाने वाली कुछ यूनिट्स हैं जो कि 2-2 बार यूएन मिशन में गई थी, और हमारी यूनिट उनमें से एक है जो कि 1855 में पहली बार यूएन फोर्स के तौर पर गई थी, और उसके बाद 2008 में अगेन जो है यूएन कंटीजेंट के तौर पर यूएन में सर्विस के लिए गई, और ये स्पेशल अचीवमेंट है। रही बात कि हम क्यों मनाते हैं, हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं, पलटन के उन कामों को याद करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज जाए कि अगर इतिहास बनाया जाएगा तो उसको याद भी किया जाएगा। उनको हम एक जवाबदारी देना चाहते हैं कि उनको वो इतिहास बनाएं, ताकि आने वाले कल में उनके इतिहास को भी याद किया जाए। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, और आप देखते रहिए ENB न्यूज। नमस्कार।